हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 21 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 का डी पार्ट जो बात करता है वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी, यानी शुल्क का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 22 बात करता है कन्वर्जन ऑफ अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, यानी विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त रकम का संपरिवर्तन। ये सेक्शन तब काम आता है जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो फॉरेन करेंसी में किया गया है। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगाना चाहते हैं जो फॉरेन करेंसी में है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ये इसका बेसिक रूल कहता है। ठीक है, अब कन्वर्सेशन कैसे किया जाएगा, तो वो कन्वर्सेशन एक्सचेंज रेट के अनुसार होगा। ठीक है, और किस दिन माना जाएगा, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन किया गया। एक तो वो डेट मानी जाएगी या फिर उस दिन माना जाएगा जिस दिन वो एग्जीक्यूट किया गया, यानी इन दोनों डेट में से जिस दिन भी उसकी जो कीमत है, उस करेंसी की जो कीमत है वही मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि $1000 का कोई एग्रीमेंट है और आज मान लीजिए उसकी रेट है 83, तो अब उसकी स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, 83,000 उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि ये रेट जो है वो डिसाइड कौन करेगा। तो ये रेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करे वही होगी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का एक्ट है लेकिन करेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वो ही इसमें होगा। और इसके लिए पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए स्टाम्प एक्ट 1899 की सेक्शन 20 का जो 2 क्लोज है, उसमें जो रूल दे रखा है, उसमें जो कीमत है स्टाम्प ड्यूटी है वही राजस्थान में मानी जाएगी। ये सेक्शन 22 बात करता है। यानी इसका अगर हम समराइज़ करें तो एक्सचेंज रेट कौन से दिन की मानी जाएगी, जिस दिन डॉक्यूमेंट पे साइन हुए या एग्जीक्यूट हुआ। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, रेट कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे प्रिस्क्राइब करेगा, इंडियन स्टाम्प एक्ट जो दे रखा है जिसमें उस एक्ट में जो ड्यूटी दे रखी है वही राजस्थान में मानी जाएगी। ये सेक्शन 22 बात करता है। सेक्शन 23 है स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी हाउ टू बी वैल्यूड, यानी स्टॉक और वो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक हो गए, डिबेंचर हो गए, इन पर अगर स्टाम्प ड्यूटी लगानी है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो एक जनरल रूल ये है कि अगर इन डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी लगानी है तो एड वलरम के हिसाब से किया जाएगा, यानी उसकी जिस दिन उस डॉक्यूमेंट की जो कीमत है उसके अनुसार, यानी मूल्य अनुसार शुल्क लगाया जाएगा। ओके, अब वो मूल्य या कीमत जो है वो किस दिन की मानी जाएगी, तो वो उस दिन की मानी जाएगी जिस दिन ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस दिन वो डॉक्यूमेंट लिखा गया उस दिन की डेट मानी जाएगी, इसके अलावा कोई डेट नहीं मानी जाएगी अगर वो स्टॉक या मार्केटेबल कोई सिक्योरिटीज़ है या इनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है। सेक्शन 24 बात करता है इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज और एवरेज प्राइस, विनिमय दर और औसत मूल्य के विवरण का प्रभाव। यानी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट खुद ही लिख दिया कि आज डॉलर की रेट 80 रुपये है या फिर आज शेयर की कीमत 500 रुपये है, तो लो उसको कैसे देखेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन ये बात करता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो कि प्रजम्पशन क्या होगी कोर्ट की। दूसरा, ऐसा डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, वो प्रजम्पशन वैलिड यानी वो ड्यूली स्टाम्प्ड है या नहीं। तीसरा ये कि अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज़ प्रूव्ड, जब तक इसको साबित नहीं कर दिया जाए कोर्ट क्या मानेगा इसके बारे में, यानी इसके प्रभाव की बात की गई है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट में कोई भी विदेशी मुद्रा या विनिमय दर लगी हुई है, जैसे हमने खुद ने लगाई हो या जिस दिन वो डेट होती है वो, तो कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगा और उसी के अनुसार वो स्टाम्प ड्यूटी है, तो कोर्ट यानी को ये प्रेज्यूम करता है कि स्टाम्प ड्यूटी जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगी है वो सही लगी है, जब तक कि उसे अनटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक कि उसे साबित नहीं कर दिया जाएगा। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल प्रेज्यूम, जब तक आप उसको ना साबित नहीं कर देते कि वो जो विनिमय दर या औसत मूल्य जो भी लगाया गया है वो सही लगाया गया है। सेक्शन 25 है इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट, यानी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना है, कोई दस्तावेज ऐसा है जिस पर ब्याज भी लगना है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन क्या होगा। मुख्य नियम ये कहता है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट का जिक्र है
तो उसके स्टाम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो बेसिक रूल ये है कि भले ही ब्याज दिया गया और इंटरेस्ट दिया गया, उस इंटरेस्ट पे नहीं होगी कैलकुलेशन, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके आधार पर ही ड्यूटी लगेगी। और कोई भी हायर ड्यूटी उसकी सिर्फ इंटरेस्ट होने की वजह से स्टाम्प ड्यूटी की राशि नहीं बढ़ेगी। स्टाम्प ड्यूटी उसी राशि पर लगेगी जो मूल है और बिना ब्याज के बिना लगेगी। ये सेक्शन 25 बात करता है। सेक्शन 26 बात करता है सर्टन इंस्ट्रूमेंट अनाउंस्ड विद मोर्गेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी टू बी चार्जेबल एज एग्रीमेंट। यानी कुछ डॉक्यूमेंट मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज़ है, अगर उनको गिरवी रखकर, मोर्गेज रखकर अगर उनके बदले में लोन लिया जाता है या कुछ भी लिया जाता है तो उन्हें एक एग्रीमेंट समझा जाएगा और स्टाम्प ड्यूटी वही लगेगी जो एक एग्रीमेंट की लगती है। तो इस रूल में क्या है, एक चीज़ तो ये याद रखना है कि सेक्शन 26 प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, ये लोन जो लिया गया है किन के बदले में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमने पढ़ा जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर, डिबेंचर, इनके बदले में अगर कोई भी डेट लिया गया है, भले ही वो अभी के लिए लिया गया हो चाहे फ्यूचर के लिए लिया गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस पर क्या ड्यूटी लगेगी ये बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट माना जाएगा, उनको एग्रीमेंट माना जाएगा, ना कि मोर्गेज डीड माना जाएगा। और उन पे स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी, जो शेड्यूल में दे रखी है आर्टिकल 5C के अकॉर्डिंग लगेगी। और क्योंकि इससे अगर इनको एग्रीमेंट मानते हैं तो ये ड्यूटी थोड़ी कम लगती है, इसीलिए इनको एग्रीमेंट माना गया, मोर्गेज नहीं माना गया। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन। अब इसमें बस इतना याद रखें कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो स्टाम्प ड्यूटी, अगर शेयर को गिरवी रखकर कोई भी लोन लेते हैं तो मोर्गेज नहीं, उसे एग्रीमेंट माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही ड्यूटी लगेगी। सेक्शन 22 बात करता है हाउ ट्रांसफ़र इन कंसिडरेशन ऑफ डेट और सब्जेक्ट टू फ्यूचर पेमेंट एक्सेट्रा टू बी चार्ज्ड। किसी ऋण के प्रतिफल स्वरूप या भविष्य में संदाय की शर्त वाले अंतरण आदि किस प्रकार प्रभावित किए जाएंगे, यानी उनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसे ट्रांसफ़र करना है और बदले में कंसिडरेशन क्या है उसका, या तो डेट चुकाना है, ऋण चुकाना है, या फिर फ्यूचर में पेमेंट करना है, ये दो कंडीशन है। तो उनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी ये सेक्शन 27 बताता है। तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लोन के बदले हो रहा है या फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, इस दो चीज़ों को लेकर हो रहा है, तो इन दोनों को कंसिडरेशन माना जाएगा। पहला पॉइंट तो ये, और इस कंसिडरेशन यानी इन दो डेट और पेमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये इसमें 27 बात करता है। यानी जो डेट है वो कंसिडरेशन माना जाएगा, चाहे वो एग्जिटिंग हो या फ्यूचर हो, चाहे वो चार्जेबल हो या इनकम्बरेंस उसके ऊपर हो या नहीं, यानी कोई भी बाहर उस पर हो या नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जो फुल अमाउंट है उसी के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी डेट और पेमेंट के अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी लगेगी अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो। सेक्शन 28 बात करता है वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्यूटी, यानी वार्षिकी आदि की दशा में मूल्यांकन। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके ऊपर डिसाइड करना है हमें कि कितना पेमेंट उस पर करना है, हर साल पेमेंट करना है। जैसे इसको 3 इसके सब सेक्शन दे रखे हैं। पहला ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो फिक्स पीरियड पर उसका भुगतान करना है, फिक्स पीरियड है, मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तब कैसे स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यूएशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो उसमें पूरी जो जितना टाइम है उसमें कैलकुलेशन जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये पर ईयर फॉर 8 ईयर्स के लिए, तो अब क्या करेंगे, उस 5,000 रुपये में 8 साल तक दिए जाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो वैल्यू हमें देनी है स्टाम्प ड्यूटी की वो हो जाएगी 40,000। ये था जब टाइम उस डॉक्यूमेंट के लिए फिक्स है, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई टाइम फिक्स है। दूसरा है, मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट पर जो पेमेंट करना है वो फिक्स नहीं है, यानी दे ही नहीं रखा, हमेशा से करना है, तो उसमें हमें प्रिज्यूम कर लेना है 20 ईयर्स। ये पीरियड्स हमें याद रखना है, 20 ईयर्स की अवधि तक ही देय होगा। फॉर एग्जांपल 1,000 है, हर साल देना है, तो हमेशा के लिए देना है, तो कैसे मानेंगे, 10,000 × 20 यानी हो जाएगा 2 लाख रुपए।
तीसरा है अगर किसी लिंक टू ए लाइफ, यानी किसी के जीवन काल तक। ई पॉइंट कहता है मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी के जीवन काल तक है, लाइफ टाइम के लिए, तो उसकी गणना कैसे की जाएगी, तो उसके 20 ईयर को कैलकुलेट करना है हमें। तो उस जैसे मान लीजिए 10,000 है तो 12 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ये इसमें बेसिकली ये 3 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं एन्यूटी को लेकर। पहला, जब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए फ़िक्स टाइम है तब उस फिक्स टाइम में वो ईयर्स और वो पेमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए इन्फिनेटिव टाइम के लिए दे ही नहीं रखा तो 20 ईयर मानना है। अगर ये दे रखा है कि लाइफ टाइम के लिए है डॉक्यूमेंट का वो पेमेंट, तब उसमें 12 ईयर मल्टीप्लाई करने हैं। सेक्शन 29, स्टाम्प ड्यूटी वेयर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटरमाइन, अनिश्चित है, यानी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू निश्चित ही नहीं है, इनडिटरमाइंड है, यानी उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी, इसके बारे में ये सेक्शन 29 बात करता है। तो अगर उसका वैल्यू डिसाइड नहीं की जा सकती, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तब उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति एस्टिमेट वैल्यू लगाकर खुद ही उसको डिसाइड कर सकता है। लेकिन जितनी आपने एस्टिमेट वैल्यू लगाई है, स्टाम्प ड्यूटी का पे किया है, उससे ज़्यादा का क्लेम आप इन फ्यूचर नहीं कर सकते। इसका प्रभाव ये होगा, अगर खुद से स्वेच्छा अगर डिसाइड कर लिए कि एस्टिमेट स्टाम्प ड्यूटी मुझे ये देनी है, तो इन फ्यूचर आप उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। प्रोवाइजो बात करता है कि मान लीजिए लीज ऑफ माइन है, ठीक है, तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी, या तो उसकी तो रॉयल्टी होती है या फिर शेयर ऑफ प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए अगर वो लीज गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, तब क्या होगा, तब उसकी रॉयल्टी का एस्टिमेट लगाएगा कलेक्टर और उसी के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मान लीजिए वो लीज किसी अदर व्यक्ति के द्वारा दी गई है, कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा दी गई है, तो उसमें ये कैलकुलेशन माननी है 20,000 पर ईयर माननी है और उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसमें 3 बातें, एक तो प्रोवाइजो है और एक रूल है। बेरेक में ये सेक्शंस काफ़ी लंबी और बड़ी दी गई है, तो इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की मैंने कोशिश की है। इसमें पहला रूल है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू डिसाइड ही नहीं की जा सकती, तो खुद एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन खुद उसकी एस्टिमेट अमाउंट लगा सकता है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर में आप उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अगर माइन की बात करें, लीज को माइन पे दिया तो गवर्नमेंट ने दिया है तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, और अगर किसी अदर पर्सन ने यानी प्राइवेट पर्सन ने दिया है तो 20,000 पर ईयर उसका माना जाएगा। ये है सेक्शन 29। सेक्शन 30 बात करता है फैक्ट्स अफेक्टिंग ड्यूटी टू बी सेट फोर्थ इन इंस्ट्रूमेंट, यानी शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखित में उपवर्णित किया जाना। यानी ये लाइबिलिटी डिसाइड करता है, लाइबिलिटी बताता है कि जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला या लिखने वाला है उसकी क्या क्या ड्यूटी है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट को लिखने वाला पर्सन है उस व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वे जो भी फैक्ट उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है उनको सच सच बताए, जिससे क्योंकि उससे स्टाम्प ड्यूटी पर भी असर पड़ता है। जनरल रूल ये है कि जो भी बातें वो फुली और ट्रूली सेट फोर्थ होनी चाहिए, यानी उनका उपवर्णन किया जाना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंसिडरेशन कि संपत्ति कितने में बेची जा रही है, कितने में खरीदी जा रही है, और वे सभी परिस्थितियां जिनमें यह तय होता है कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी या लगेगी भी या नहीं लगेगी, एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, वो सब बातें बतानी होगी। क्लोज दो कहता है इसका कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर जितनी उस पे मार्केट वैल्यू लगती है वो सब बातें बतानी होगी। जैसे लैंड पेइंग, रेवेन्यू पेइंग लैंड, यानी अगर वो ज़मीन ऐसी है जिस पर रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को तो वो भी बताना होगा। या फिर एनुअल रेंटल या ग्रोस एसेट्स है, संपत्ति से होने वाली सालाना आय, रेंटल वगैरह, वो भी आपको बताना होगा। अगर लोकल रेट टैक्स, अगर उस संपत्ति पर कोई भी नगर पालिका ने टैक्स लगा रखा है या स्थानीय या कर या लोकल टैक्सेस लगाते हैं, वो सब बताना होगा। और अगर कोई भी अन्य जानकारी है तो वो भी नियमों के अनुसार इसमें बताना होगा। तो सेक्शन 30 बात करता है ड्यूटी और लाइबिलिटी की, जो इंस्ट्रूमेंट को लिख रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है। सेक्शन 31 बात करता है डायरेक्शन एज टू ड्यूटी इन केस ऑफ सर्टन कन्वेंस,
कतिपय हस्तांतरण पत्रों की दशा में शुल्क के बारे में निर्देश, यानी किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तब उस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी ये बताते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सिचुएशन बताई गई है। पहली सिचुएशन, मान लीजिए एक बायर है जिसके पास में प्रॉपर्टी है अलग अलग जगह ABCD, और उसने तीनों की अलग अलग रजिस्ट्री करवा ली, तो अब स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी? अलग अलग के हिसाब से ही लगेगी। ठीक है, पहला तो यानी अलग अलग लगेगी, जितनी उनकी वैल्यू है उस हिसाब से। दूसरा, मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी है और जिसके बायर ज़्यादा है, यानी 3 से 4 जनों ने मिलके वो प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, अब उस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी? और उन्होंने अलग अलग उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया अपने अपने हिसाब से, तो उन सब के हिसाब से अलग अलग लग जाएगी, जो भी वैल्यू वो अलग अलग ABC जो भी है, ABC जो भी अपना माने उनके हिसाब से लग जाएगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे A है, बी ने प्रॉपर्टी खरीदी और बी ने आगे जो प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफ़र कर दी, तब स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी? तो अब सी जो पे कर रहा है वो डायरेक्ट ए को पे कर रहा है, तो अब जो सी ने जो पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ये सेक्शन 31 बात करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।